नमस्कार, सभी का स्वागत है। हमारे आईपीसी में हमारे दंड विधान की जो कानून की जो किताब है इंडियन पेनल कोड, उसमें कुछ धाराएँ हैं जो अत्यधिक मशहूर हैं, जिसमें है एक 302 सब जानते हैं दफ़ा 302, दूसरा है 420 और तीसरा है 498 ए। ये 498 ए जिसे हम कहते हैं कि पत्नी द्वारा दहेज का केस कर दिया गया। अब बेसिकली ये क्रूअलिटी की धारा है। इसमें अगर किसी दहेज के डिमांड को लेकर किसी महिला पे उसके ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, क्रूअलिटी करते हैं, तो इस सेक्शन में अपराध बनता है। परंतु ये ऐसी धारा है जिसको मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अरनेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में ये कहा है कि इसका मिसयूज इतना ज़्यादा हुआ है कि इसमें जो कन्विक्शन होती है, जो सज़ा होती है, उसका रेट सिर्फ 15% है। मतलब 100 केस अगर दर्ज होते हैं तो 15 केस में ही साबित हो पाता है कि फलाना व्यक्ति दोषी है। दूसरा क्या करती हैं महिलाएं, इसको ब्लैकमेलिंग के जैसा इस्तेमाल करती हैं और अपने ससुराल पक्ष पे दबाव बनाती हैं। अब बेसिकली होता क्या है, 498 ए में अगर मान जाओ केस दर्ज होता है महिला थाने में, और जनरली वो 498 ए के साथ 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी केस करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? वो ये बताती हैं कि मेरे पास कुछ स्त्री धन था, कोई जेवरात थे, कोई सोना चांदी था, जिसे इन लोगों ने जबरिया रख लिया है और मुझे वापस नहीं कह रहा है। तो ये दो धाराओं में केस दर्ज होता है। अगर मारपीट की कोई घटना हुई है तो 323, 341 में भी इसके साथ ही जोड़ दी जाती है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन धाराओं में यदि मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले पुलिस को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है। केस दर्ज करने से पहले, रिपोर्ट दर्ज करने से पहले एक इंक्वायरी करनी है कि वास्तव में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। इसमें क्या करते हैं, जो एएसआई रैंक का अधिकारी होता है, वो हो सकता है कि यदि आप पर 498 ए का केस हो गया हो तो वो आपको फ़ोन करे और थाने बुलाए और वहाँ पे वो समझौता करने का प्रयास करते हैं। यदि समझौता नहीं होता है तो महिला की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये 498 ए का मिसयूज़ पहले कैसे होता था? पहले क्या होता था कि महिला, ये 498 ए है जो है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और दूसरा ये नॉन बेलेबल है, तो थाने से जमानत नहीं होगी। पहले क्या करती थी पुलिस, जैसे ही 498 ए का केस दर्ज करते थे वो, उसके बाद महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, अपने पति के साथ अपने ससुर, सास, नंदे और भी देवर जो वहाँ रहता भी नहीं है, नंदे जिनकी शादी हो गई हैं वो दूसरे शहर में रहती हैं, इन सब के नाम डाल देती हैं। तो इन सब पे गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती थी। अब क्या हुआ कि अब पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, क्योंकि इस जजमेंट में ये बता दिया गया कि आपको ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करना है, और यदि आपको अरेस्ट करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या अर्जेंसी थी इस ऐसे अरेस्ट की। तो पुलिस पे ये दबाव है कि उनको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। तो अगर 498 ए और 406 ऐसी धाराओं में केस दर्ज होता है तो पुलिस आजकल नहीं करती है अरेस्ट। परंतु क्या होता है, कई बार क्या होता है कि महिला को ज़्यादा चोट आ गई, या फिर उसने खुद ही चोट लगा लिया, और ऐसी चोट है गंभीर जिसमें तो पुलिस उसमें अरेस्ट करती है। प्रोसेस क्या है इसका? आप देखेंगे कि यदि आप पे 498 ए का केस होता है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। तो पुलिस अरेस्ट आपको कर नहीं रही है, और पुलिस जब नतीजा पेश करेगी, जब चालान पेश करेगी कोर्ट में, या तो उसको सही मानेगी उस एफआईआर को, या उन आरोपों को गलत मानेगी। गलत मानेगी तो आपकी जान ऐसे ही छूट गई, फाइनल रिपोर्ट लगा देगी। और अगर पुलिस ये मान लेती है कि नहीं, आरोप सच हैं, और वो चार्जशीट कर देती है, तो उसके बाद जो महिला ने ये आरोप लगाए हैं कि ये मुझसे दहेज मांगते हैं और मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, और मेरी नंदे जो इस शहर में नहीं रहती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, और मेरा जो देवर किसी और जगह पे पड़ता है वो भी मुझ पे अत्याचार करता है, इन सब आरोपों को साबित करना पड़ेगा पुलिस की जो। और ये सब ऐसे आरोप हैं जो साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा कोई एविडेंस होता नहीं है, और अक्सर ये एफआईआर छूटी होती है जिसमें
ये सारे नाम डाल दिए जाते हैं। तो अगर केस चलता भी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सज़ा होने का चांस बहुत कम है। दूसरा क्या है कि जैसे इसमें अगर पति को मुलजिम बना दिया, उसके बाद बहनों को, विवाहित जो उसकी बहनें हैं उसको बना दिया, और उसका जो अविवाहित देवर है जो वहाँ रहता भी नहीं है, अगर उसको बना दिया, तो इसके लिए आप एफआईआर क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में। इसके अलावा जब आप पर चार्ज लगाया जाता है कोर्ट में, उस समय आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऐसा एक केस था जो गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसे नाम जिन पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब अगर ऐसा एलिगेशन है कि वो आई और उसने मुझे मारा और उसने मुझसे पैसे मांगे, तो ये तो स्पेसिफिक एलिगेशन हो गई। परंतु एफआईआर अक्सर ये ऐसे लिखवाते हैं कि मेरी ननद फ़ोन करके मेरी सास को भड़काती है और उसके बाद वो मुझ पर अत्याचार करती है। तो इस तरह के जो जनरल एलिगेशंस हैं, उसमें वो एफआईआर आपके रिश्तेदारों के विरुद्ध तो क्वैश हो जाएगी। हो सकता है कि आपको ट्रायल फेस करना पड़े पूरा, परंतु अगर एफआईआर झूठी है तो वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिए, और अगर ऐसा कोई केस होता है आपको तो आप उसे कंटेस्ट करें, पैनिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, और आप उसे ठीक से कंटेस्ट करेंगे तो विजय आपकी ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।